गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में हमारा आखिरी अध्याय और आखिरी वीडियो, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आखिरी अध्याय हमारा जो था 9वां अध्याय, उसमें 13 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। समजात अभिलक्षण और समरूप अभिलक्षण, दो प्रकार के अभिलक्षणों को समझना है, इसे कहेंगे समजात और समरूप। तो यहाँ पर मिलेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर, इन सभी की भांति ही स्तनधारियों के 4 पाद यानी पैर होते हैं। पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थल चर के भांति स्तनधारियों के भी 4 पाद होते हैं। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है और विभिन्न कशेरुकों में भी भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। और इनके पाद की आधारभूत संरचना एक समान है, तो इसे हम कहेंगे समजात अभिलक्षण। सभी के पाद की आधारभूत रचना एक समान है, इसलिए इसे समजात अभिलक्षण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मेढक, छिपकली, पक्षी और मनुष्य, सभी के पाद की जो रचना है वो एक समान है, तो ये सभी समजात हुए। समजात अंग का ये चित्र है, देख सकते हैं आप लोग। और परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण है समान पूर्वज परंपरा नहीं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख जो हैं उसके विषय में देखें तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं, परंतु गिलहरी एवं छिपकली के पंख नहीं होते। फिर भी देखा जाए तो उन लोगों के जो लक्षण है वह समजात अभिलक्षण हो गए। पक्षी एवं चमगादड़ जो हैं उनके पंखों को और बारीकी से देखें तो पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्य रूप से उनकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बने हैं। चमगादड़ के पंख देखते हैं, चमगादड़ के पंख देखिए यहाँ पर, ये पंख यहाँ से ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर फैले होते हैं। तो मध्य की त्वचा के फैलने से बना है चमगादड़ के पंख। परंतु पक्षी जो हैं उनके पंख पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो परों से ढकी रहती हैं। अंततः 2 पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर हैं। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसी कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। तो ये हो गया समरूप अभिलक्षण। समरूप अभिलक्षण के ये 2 पंख उदाहरण के दिए हैं, समरूप अंग हैं चमगादड़ एवं पक्षी का। और ये दिखाता हमने समजात अभिलक्षण की बात की थी। समजात, आगे चलते हैं। 14वां सवाल है, जीवाश्म किसे कहते हैं और जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। देखते हैं यहाँ पर जीवाश्म के बारे में कि अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीशीज पर ही नहीं की जा सकती, उन स्पीशीज पर भी की जा सकती हैं जो अब जीवित नहीं हैं। तो यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं।
तो जीवाश्म क्या है देखते हैं कि सामान्य रूप से जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर जीव के मृत्यु के बाद उसके शरीर जो है उसका अपघटन हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। जैसे कि यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं हो गया। और सवाल था जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, वो भी हो गया। इसी के अंदर जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है वो भी आ गया। 15 नंबर का सवाल देखते हैं कि हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग, ये भी अच्छी विधि है, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात करके उसके आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जा सकता है। तो हम दो तरीके से हम जीवाश्म कितने पुराने हैं वो जान सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर हमने देखा और दूसरा तरीका ये रहा फॉसिल डेटिंग पद्धति। तो 15 नंबर का सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के सवाल की तरफ। नेत्र के उदाहरण से सभी चरणों का विकास समझाइए। यह नेत्र के विकास के चरण की बात है। देखते हैं। नेत्र यानी आँख। आँख का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु देखा जाए तो एक बीच का चरण भी है, जैसे कि अल्पवर्धित आँख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती हैं और यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती हैं। उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी उसमें भी तथा आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है। इसका मुख्य कारण है अलग अलग विकासीय उत्पत्ति। उसके बाद कृत्रिम चरण के उपयोग से जंगली गोभी में विकास समझाइए। 17 नंबर का सवाल। जंगली गोभी में विकास, जंगली गोभी में विकास देखते हैं कि 2000 वर्ष पहले मनुष्य 2000 वर्ष पहले से ही पूर्व से ही मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की, परंतु यह प्राकृतिक वर्ण न होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान उसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ। ये सबसे पहले मिला, जिसे हम अभी भी खाते हैं। कुछ किसानों ने पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, उसमें से ब्रोकोली का विकास हुआ, अथवा वंध्य पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, वो तो गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया, तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो हम लोग आज ये सभी चीज़ें नहीं खा पाते। तो याद रखिए, पत्ता गोभी, ब्रोकोली,
फूल गोभी, केले और गांठ गोभी, 5 चीज़ों का विकास हुआ था। ये सभी चित्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये गांठ गोभी हैं, जंगली गोभी में से ही बना हुआ है ये। इसी में से केले, फिर ये लाल गोभी, गोभी अभी जो हम लोग खाते हैं, ब्रोकोली, और ये जो हैं फूल गोभी, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, इसका भी। तो 17 सवाल हो गए। यहाँ तक हमारे पास है पाठ में, और कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये पाठ ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारा पूरा अभ्यास भी ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।